हेलो एवरीवन, आई एम आदर्श तिवारी एंड वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। तो क्या करने वाले इस वीडियो में, हम तो आपको पता है कि सेंट्स स्टेप अप एकेडमी इनोवेटिव नेशनल टेस्ट सीरीज की शुरुआत हो चुकी है। आज से आप हर एक टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हो और सबको समझते हुए उनसे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस भी करने वाले हो, ठीक है। एंड ये जो टॉपिक्स हम पढ़ाएंगे, आपको मालूम है कि ये आपके टेस्ट में भी आएंगे। आपको पता है कि पूरी जो टेस्ट सीरीज है वो वेल प्लान्ड है और आपको पता है कि सारे टॉपिक्स को हम पहले पढ़ाते हैं एंड देन उन टॉपिक का टॉपिक वाइज टेस्ट लेते हैं। एंड जब ये पूरे टॉपिक्स खत्म हो जाएंगे देन आपके पास फुल लेंथ टेस्ट भी बहुत सारे होंगे। ये सारे जो क्वेश्चंस हैं बहुत अच्छे तरीके से हम लोगों ने आप लोगों के लिए खास तौर पर बनाए हुए हैं। एक एक क्वेश्चन को रिसर्च करके बनाया गया है, उसके सॉल्यूशन को बहुत अच्छे से समझाया गया है। तो टेस्ट के बाद सारे सॉल्यूशंस भी आपको मिलेंगे। तो भाई स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, ठीक है। देख सकते हैं आप, सेंट्स को बीट द कंपटीशन थ्रू ऑथेंटिसिटी, ठीक है। सेंट्स टेस्ट सीरीज का पहला लेक्चर अब आ रहा है आपके लिए। यहां पर हम पढ़ने वाले हैं क्या, क्लास 12th के जितने भी बच्चे हैं सबके लिए सबसे पहला चैप्टर कौन सा होता है, रिलेशंस एंड फंक्शंस। एंड मैं सबसे बोलूंगा कि यहीं से शुरुआत करना और कहीं मत भागना। वैसे आपने रिलेशंस एंड फंक्शन जो चैप्टर है वो क्लास 11 में भी पढ़ा हुआ है, तो सारी डेफिनेशंस आपको क्लियर होंगी, बट स्टिल मैं फिर भी कोशिश करूंगा कि सारे बेसिक्स को भी एक बार मैं कवर कर लूं एंड उसके बाद फिर हम रिलेशंस एंड फंक्शंस पर बढ़ें, सबको अच्छे समझें और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी करें। यहां पर हम जेई के लेवल के सारे क्वेश्चन साथ में करने वाले हैं इन वीडियोज में भी, और साथ में फिर जब हम टेस्ट करवाएंगे तो उनका सॉल्यूशन भी आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से बताएंगे। बट उसके लिए एसेंशियल होगा कि आप वीडियोस को अच्छे तरीके से देखें, अच्छे तरीके से समझें, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 1 रिलेशंस एंड फंक्शंस आज स्टार्ट कर रहे हैं और इसके बाद हर एक चैप्टर के वीडियोस आपको इसी की तरह लगातार मिलते रहेंगे। तो कोई भी वीडियो मिस मत करना, सब कुछ देखना, पूरा देखना, कुछ भी स्किप मत करना, ठीक है। चलो, तो भाई आपको पता है कि जब भी बात करते हैं रिलेशंस एंड फंक्शंस की, तो सबसे पहला टॉपिक जो हमें एकदम क्लियर होना चाहिए, एकदम कंठस्थ होना चाहिए कि क्या होता है वो होता है सेट। एक सेट क्या होता है यार। अब मैं क्यों बोल रहा हूं सेट क्लियर होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है, क्या पता है कि अगर सेट नहीं पता होगा तो रिलेशन को आप डिफाइन नहीं कर सकते। अगर आप रिलेशन को डिफाइन नहीं कर सकते तो फिर आप फंक्शन तक कैसे पहुंचोगे, डोमेन रेंज तक कहां से पहुंचोगे। और अगर बेसिक कॉन्सेप्ट किसी भी टॉपिक के क्लियर नहीं है तो वो चीज आपको समझ में नहीं आने वाली, ठीक है। तो सेट क्या होता है, अगर मैं बात करूं तो सेट को डिफाइन करते हैं कैसे। इट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। सेट क्या होता है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अब ये वेल डिफाइंड का क्या मतलब होता है अगर ये पूछूं तो भाई आपको पता है कि जब भी हम कलेक्शन की बात करें तो कलेक्शन बहुत सारे टाइप के हो सकते हैं और वो कलेक्शन जो है लोगों के लिए अलग अलग मीनिंग रख सकते हैं। जैसे मैं बोलता हूं कलेक्शन ऑफ ऑल द बेस्ट बैट्समैन इन द वर्ल्ड, जब मैं ये बोल रहा हूं कि बेस्ट बैट्समैन है तो क्रिकेट खेलता है वो, तो ऑब्वियस सी बात है। और हो सकता है कि वो आपके लिए वो बेस्ट बैट्समैन हो जिसने सबसे ज्यादा रन स्कोर किए हो, जिसने 10,000 के ऊपर रन बनाए हैं, जिसने सबसे ज्यादा मैन ऑफ द मैच जीते हैं, जिसने सबसे ज्यादा मैन ऑफ द सीरीज जीते हैं। और हो सकता है मेरे लिए बेस्ट बैट्समैन वो हो जिसने भैया वर्ल्ड कप जिताया हो सकता है आपकी लिस्ट में विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर आ रहे हो, मेरी लिस्ट में युवराज सिंह, गौतम गंभीर आ रहे हो। तो भाई इस केस में क्या हो जाएगा, हर एक इंसान का परसेप्शन मैटर कर जाएगा। यहां पर बेस्ट बैट्समैन में बेस्ट वेल डिफाइंड है नहीं एक्चुअली, वहां पर एक क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो कर पा रहे हैं हम कि भैया बेस्ट में कौन आएगा। तो फिर वेल डिफाइंड क्या होता है, तो वेल डिफाइंड का मतलब होता है एक ऐसी डेफिनेशन जो कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हो और उसका आंसर एक ही निकल कर आए, चाहे मैं सोचूं, चाहे आप सोचे, चाहे गौरव भाई सोचें, कोई भी सोचे, ठीक है। तो अब अगर मैं बोलता हूं आप कलेक्शन ऑफ ऑल द वोवेल्स ऑफ अल्फाबेट्स, तो यहां पर क्या बात होगी, कलेक्शन ऑफ ऑल द वोवेल्स। तो मेरे लिए भी जो वोवेल्स होते हैं वो ए ई आई ओ यू होते हैं और आपके लिए भी जो वोवेल्स होते हैं वो ए ई आई ओ यू ही होते हैं और कुछ नहीं होता है। तो आप क्या समझ गए यहां पर, जब डेफिनेशन ऐसी निकल कर आए जो कि सभी के लिए एक ही सेंस बनाए, जहां पर परसेप्शन मैटर ना करे, वो होता है वेल डिफाइंड कलेक्शन, ठीक है। तो आप यहां पर बोलोगे कलेक्शन ऑफ ऑल द वोवेल्स। जब भी सेट को रिप्रेजेंट करोगे तो सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए आप कैपिटल लेटर का यूज करते हो, इसके बाद आप यूज करते हो करली ब्रैकेट्स का। करली ब्रैकेट्स के अंदर अगर आपको रोस्टर फॉर्म में बोलता हूं या टेबुलर फॉर्म में बोलता हूं, दो तरीके होते हैं यहां पर। सबसे पहला रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट का तरीका होता है, रिप्रेजेंट कैसे कैसे कर सकते हो आप, तो सबसे पहला तरीका होता है रोस्टर फॉर्म, इसी को हम टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं, और दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म। एक हो गया आपका रोस्टर फॉर्म और दूसरा हो गया सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है।
अब यहां पर आपको पता है क्या कि रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म में, सॉरी रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म में हम क्या करते हैं, सारे एलिमेंट्स को कॉमा से सेपरेट करके डायरेक्टली लिख देते हैं सेट के अंदर। सेट के अंदर मतलब कि करली ब्रैकेट्स के अंदर। जब भी हम यहां पर करली ब्रैकेट्स का यूज करेंगे तो हम क्या कर रहे हैं, एक सेट बना रहे हैं, इसके अंदर सारे एलिमेंट्स को खुद लिख दो, सारे एलिमेंट्स खुद दिख जाएं आपको। तो यहां पर आप लिख दो AEIOU, तो क्या किया आपने, कॉमा से सेपरेट करके सारे एलिमेंट्स को लिस्ट कर दिया। तो ये मेथड कहलाता है रोस्टर फॉर्म या फिर टेबुलर फॉर्म। और जब आप क्या करोगे, इसी सेट को लिखोगे डेफिनेशन का यूज करके। फिर से बता देता हूं, कैपिटल लेटर से हमेशा सेट का नाम होता है, और इसके अंदर अगर किसी लेटर के थ्रू हमें सारे एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करना तो वो हमेशा आप स्मॉल लेटर लेते हो, ठीक है। तो यहां पर आप क्या बोलोगे, A इज इक्वल्स टू एक्स सच दैट, एक्स क्या है, एक्स वो स्मॉल लेटर है जो इसके अंदर आने वाले हर एक एलिमेंट को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो आपने क्या बोला, A इज इक्वल्स टू एक्स, ये दो बिंदु जो होती हैं इनको सच दैट बोलते हैं। A इज इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स इज अ वोवल। तो यहां पर क्या किया आपने, यहां पर आपने इसको इसकी डेफिनेशन के थ्रू रिप्रेजेंट कर दिया। अभी भी आप बता सकते हो कि इसके अंदर एलिमेंट्स कौन से आएंगे, तो एलिमेंट्स यही आएंगे, बट यहां पर आपने क्या किया था, सारे एलिमेंट्स को लिस्ट किया था। और यहां पर आपने सारे एलिमेंट्स को लिस्ट नहीं किया, क्या कर दिया, यहां पर सीधे सीधे आपने डेफिनेशन लिख दी कि भैया ये डेफिनेशन है जिससे इसके अंदर के आने वाले सारे एलिमेंट्स कैसे हैं, लिंक्ड है। आ रही बात समझ में। तो यहां पर ये हो गया आपका सेट बिल्डर फॉर्म और ये हो गया आपका रोस्टर या फिर टेबुलर फॉर्म। क्लियर है, कोई दिक्कत कोई परेशानी है। तो सेट की एक बेसिक सी डेफिनेशन हम यहां पर समझेंगे, इसके बाद सेट को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं उसको भी जल्दी से हमने समझ लिया। इसके बाद टाइप ऑफ सेट्स में हम नहीं जाएंगे, जाना है क्या, आप लोगों ने सेट में सब कुछ पढ़ा होगा, अगर आपको चाहिए तो एक छोटा सा मैं फिर भी बता देता हूं। यहां पर टाइप ऑफ सेट में अगर आप बात करोगे, सबसे पहला सेट होता है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट क्या होता है, जहां पर कोई भी एलिमेंट ना हो, सेट कंटेनिंग जीरो एलिमेंट। जीरो एलिमेंट्स मतलब नो एलिमेंट्स, कोई भी एलिमेंट्स नहीं। जीरो एज एन एलिमेंट नहीं बोल रहा हूं, जीरो एज एन एलिमेंट इज एन एलिमेंट, है ना, मतलब वहां पर एलिमेंट आ जाएगा कुछ। जीरो एलिमेंट मतलब कोई भी एलिमेंट नहीं आ रहा, खाली है पूरा। इसको रिप्रेजेंट करते हैं फाइ से या फिर करली ब्रैकेट क्लोज, करली ब्रैकेट चालू, चालू और क्लोज, ठीक है। तो ये इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं लिख रहे हो, ये फाइ है, एम्प्टी सेट है, ठीक है। इसके बाद बात आती है सिंगलटन सेट की। सिंगल से याद आया गौरव, गलत याद आ गया क्या, अच्छा हंस रहा है, बोल रहा है गलत है, चलो ठीक है। सिंगलटन सेट, सिंगलटन सेट का मतलब क्या होता होगा, अगर बोल रहा हूं एम्प्टी सेट में एक भी एलिमेंट नहीं हो, सिंगलटन सेट में कितने एलिमेंट होंगे, क्या बात है, बहुत शानदार, तालियां, बिल्कुल। तो जैसे नाम से समझ में आ रहा है आपको। अच्छा गौरव भाई, आप लोगों के लिए पहला वीडियो है तो आप शायद नहीं जानते होंगे, जितने भी हमारे YouTube के स्टूडेंट्स हैं वो सभी गौरव जी से भली भांति एकदम वाकिफ हैं। हमारे यहाँ के सुपर टैलेंटेड टेक्निकल पर्सन है वो, और साथ में यहाँ पर मैथ्स भी मेरे साथ करते हैं और भयंकर तरीके से मैथ्स में सारे क्वेश्चन भी सॉल्व करते रहते हैं, ठीक है। चलो, तो सिंगलटन सेट से याद आया, आशुतोष सर कहाँ है आजकल सिंगलटन सेट से याद नहीं आया मुझे, मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, आइए वापस से। सिंगलटन सेट का मतलब होता है सेट जिसमें कितने एलिमेंट हो, एकदम सिंगल। आशुतोष सर बच्चों आपके एक और मैथ्स के टीचर हैं जो आपको मैथ्स पढ़ाएंगे मेरे साथ, वो भी वीडियोस में दिखा करेंगे आपको, बहुत धुरंधर टीचर हैं, ठीक है। सेट कंटेनिंग ओनली वन एलिमेंट। जैसे मैं बोलता हूं a इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, सॉरी a इज इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल्स टू 0 एंड x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब x नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है, मतलब कि उसका कोई भी नेगेटिव आंसर नहीं हो सकता, डेसिमल में आंसर नहीं हो सकता, जीरो नहीं हो सकता। बट जब x स्क्वायर माइनस 4 को आप सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू आएगी प्लस माइनस 2, दो वैल्यूज आ रही हैं, प्लस 2 भी आ रही है, माइनस 2 भी आ रही है। बट क्योंकि x नेचुरल नंबर है इसलिए रोस्टर फॉर्म में जब इसको लिखोगे तो सिर्फ प्लस 2 ही आएगा, माइनस का नहीं आ सकता। तो कितने एलिमेंट आए, सिर्फ एक, तो ये हो गया सिंगलटन सेट, ठीक है। इसके बाद बात आती है किसकी, फाइनाइट सेट की। फाइनाइट सेट क्या होता है, जिसमें भाई फाइनाइट एलिमेंट्स हो, ठीक है। सेट कंटेनिंग फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स।
ठीक है, ये होगा क्या, a इज इक्वल्स टू 1 2 3 डैश 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 अप टू 100। 100 एलिमेंट से काउंट कर सकते हो, फाइनाइट एलिमेंट से हैं, ठीक है। इसके बाद इनफाइनाइट सेट्स होते हैं। यहां पर क्या होता है, सेट कंटेनिंग इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। मतलब कि अगर 1 2 3 4 लिखता हूं तो कहां तक जाऊंगा फिर मैं, इनफाइनाइट तक। बहुत बढ़िया, मतलब मैं लिखूंगा a इज इक्वल्स टू 1 2 3 डैश 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 अप टू इन्फिनिटी। अब इन्फिनिटी लिखने की जरूरत नहीं है, अगर यहां पर आपने कोई नंबर नहीं लिखा है तो वो समझ में आ जाएगा कि कहां तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक, क्योंकि कोई लिमिट यहां पर नहीं लगाई है लास्ट वाली आपने, ठीक है। अब इनफाइनाइट सेट्स भी दो तरीके के होते हैं, वो मैं लिख नहीं रहा हूं, मैं आपको बस बता देता हूं। एक होता है काउंटेबल और एक होता है नॉन काउंटेबल, अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल मतलब कि जैसे मैं बोलता हूं रियल नंबर्स बिटवीन 1 to 2, 1 से 2 के बीच में रियल नंबर्स कौन कौन से होंगे, 1.01 1.001 1.00001 1.00001, इतने सारे नंबर्स आएंगे, ठीक है, आपको समझ ही नहीं आएगा। और एक मैं लिख रहा हूं 1 से लेके इन्फिनिटी, तो यहां पर हर एक इंटरवल पे आप इसको काउंट तो कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसको काउंट कर पा रहे हो आप, आपको समझ में आ रहा है। एक काउंटेबल इनफाइनाइट है और एक ऐसे भी होते हैं जो अनकाउंटेबल इनफाइनाइट्स होते हैं। बात समझ में आ रही है, तो ये यहां पर डिफरेंस होता है। इसके बाद बात आती है सबसेट की। यार यहां से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज और चालू हो जाएगी। सबसेट का क्या मतलब होता है, तो अगर मैं बोलता हूं इफ a एंड b आर टू सेट्स, and a belongs to a implies that a belongs to b। इस साइन का मतलब होता है implies that। आई होप ये सारी चीजें आपको पता होंगी, क्लास 11th में आप सभी ने ये सारी चीजें पढ़ी होंगी जब आपने सेट पढ़ा था। ये सिर्फ मैं सेट का एक क्विक रिकैप करवा रहा हूं, ठीक है। इस साइन का मतलब होता है implies that। तो अगर a जो है, स्मॉल a कोई एक एलिमेंट है जो कि कैपिटल A को बिलोंग करता है, ठीक है, और ये इंप्लाई करता है कि फिर अगर a जो है वो कैपिटल ए में आ रहा है तो कैपिटल बी में भी आ रहा होगा। इसका मतलब हुआ ए में आने वाला हर एक एलिमेंट बी में ऑलरेडी मौजूद होगा, ऑलरेडी प्रेजेंट होगा, मतलब ए जो होगा वो बी का क्या होगा, सबसेट होगा। देन ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ठीक है, ए बी का क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। क्लियर है बात। अब प्रॉपर सबसेट क्या होते हैं, अगर ए बी का सबसेट है और बी में एटलीस्ट एक एलिमेंट ऐसा है जो ए में नहीं प्रेजेंट है, बी में एटलीस्ट एक एलिमेंट ऐसा है जो ए में प्रेजेंट नहीं है, तो आप बोलोगे कि भैया ए जो है वो बी का प्रॉपर सबसेट है। आप बोलोगे प्रॉपर सबसेट क्या होता है, इफ बी हैज एटलीस्ट वन एलिमेंट दैट इज नॉट प्रेजेंट इन ए, then A is a proper subset of B, ठीक है। इसके बाद एक बात आती है पावर सेट की। पावर सेट क्या होता है भाई, सेट कंटेनिंग all the subsets of a given set। क्या हुआ पावर सेट, एक ऐसा सेट जो कि गिवन सेट, कोई भी एक गिवन सेट है उसके सारे सबसेट्स को कंटेन करता है, तो वो कहलाएगा पावर सेट। ठीक है, इसको मैं बोल सकता हूं, इसको डिनोट कैसे करते हैं, P ऑफ A। अगर आप बोलते हो A जो है वो है 1,2, दो एलिमेंट्स को कंटेन कर रहा है, तो इसके सबसेट्स कौन कौन से होंगे, तो याद रखना phi इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। ठीक है, phi इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, ये लिख देता हूं यहां पर मैं, phi इज a set of, sorry, phi is a subset of every set and every set is a subset of itself। ठीक है, phi सबका सबसेट होगा और सारे सेट खुद के सबसेट्स होंगे। ठीक है, every set is a subset ऑफ इटसेल्फ। अगर आप सभी को ये नोट्स चाहिए मेरे, तो भी आप लोग कमेंट करके बता देना हमें, ये मेरे हैंड रिटन नोट्स भी आप लोगों के लिए अवेलेबल करवा दूंगा मैं। ठीक है, पीडीएफ इसकी सेव कर लेना गौरव जी, ठीक है, इसको पीडीएफ में भी कन्वर्ट कर लेना।
कई बार क्या होता है, जो एसबी वाली अपनी फाइल होती है वो करप्ट हो जाती है, पिछली बार हो गया था जैसा, है ना। तो फाइंड द सबसेट ऑफ एवरी सेट एंड एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, ठीक है। तो अब देखो भैया, फाइव सबका सबसेट होता है तो सबसे पहला सबसेट फाइव हो जाएगा। देन इसका सबसेट वो हो सकता है जो अकेले वन को कंटेन करता होगा, तो हो जाएगा वन अकेला, देन टू अकेला, देन 1,2, ये वाला सबसेट। और इसका भी अगर आप सेट बना दो तो ये हो जाएगा पावर सेट ऑफ ए, ठीक है, ये पावर सेट हो गया। इसके बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट एक और सेट आता है, वो होता है यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट क्या होता है भाई, आपको पता है यूनिवर्सल, जैसे एम्प्टी का मतलब वो उसके अंदर कुछ नहीं आ रहा, तो यूनिवर्सल सेट का क्या मतलब होता है, किसी भी एक गिवन पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में एक ऐसा सेट जो सबसे बड़ा सेट है, सभी सेटों का पिताजी, जो कि वहां पर हुए सारे सेट्स को क्या करता होगा, कंटेन, सारे सेट्स के सारे एलिमेंट्स को कंटेन करता होगा, ठीक है। तो वो होता है यूनिवर्सल सेट। अच्छा, एक चीज और लिख लो यहां पर, सॉरी आगे पहुंच गए अपन, ठीक है, एक चीज और लिख लो, देन ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड B is a superset of A। इसको पढ़ते कैसे हैं, B is superset of A। अगर A जो होता है वो B का सबसेट होता है, A जो होता है वो B का सबसेट होता है, तो B जो होता है वो A का क्या होता है, सुपरसेट होता है, ठीक है। B A का क्या हो जाएगा, सुपरसेट, ठीक है। तो यहां पर मैं बोलता हूं यूनिवर्सल सेट, तो यहां पर मैं बोल सकता हूं क्या, इन अ गिवन कॉन्टेक्स्ट, किसी भी एक गिवन कॉन्टेक्स्ट की बात करता हूं मैं, द सुपरसेट ऑफ ऑल द गिवन सेट्स। तो गिवन कॉन्टेक्स्ट में जो सारे गिवन सेट्स हैं उनका एक सुपरसेट अगर हो तो वो क्या होता है, इज द यूनिवर्सल सेट। वही क्या होता है, यूनिवर्सल सेट होता है। बात समझ में आ रही है, मतलब कि मैं बोलता हूं अगर आपके पास एक सेट है U 1 2 3 डैश 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 अप टू 10, एक सेट है A जिसमें आ रहा है 1 2 4, एक है B जिसमें आ रहा है 2 4 6 8, और एक है C जिसमें आ रहा है 1 3 5 7 9। तो इस केस में आप देख सकते हो कि A जो है वो भी सबसेट है U का, B जो है वो भी U का सबसेट है, और C जो है वो भी U का सबसेट है। तो इस गिवन कॉन्टेक्स्ट में U जो है वो इन सारे ही सेट्स के एलिमेंट्स को कंटेन कर रहा है, इसलिए U क्या हो गया, इसलिए U क्या हो गया, एक यूनिवर्सल सेट, सारे सेट्स का सुपर सेट। अलग आ रही है बात समझ में, चले आगे। तो अब क्या बोल रहा है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, दो सेट्स के कार्टेशियन प्रोडक्ट की यहां पर बात हो रही है, ठीक है। तो क्या होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, मैं बोलता हूं if A is equals to 1 2 and B is equals to 3 4, then Cartesian product of two sets क्या होता है, A क्रॉस B, ठीक है। and A क्रॉस B will contain all the ordered pairs from A to B। अब ordered pairs क्या होते हैं मैं समझा रहा हूं। सबसे पहले तो यहां पर बोलोगे A क्रॉस B will contain all the ordered pairs from A to B। A से B तक के सारे ऑर्डर्ड पेयर को कंटेन करेगा कौन, A क्रॉस B। क्लियर है बात, ठीक है। अब यहां पर मैं क्या बोलता हूं आपसे, ऑर्डर्ड पेयर आखिरकार एक्चुअली होता क्या है, ठीक है। तो अपनी जिंदगी में आप लोगों ने सबसे पहला ऑर्डर्ड पेयर जो पढ़ा था वो कब पढ़ा था, जब आपने सबसे पहले क्या किया था, सारे ग्राफ्स पढ़े थे, ग्राफिकल मेथड्स देखे थे, ठीक है। तो सबसे पहले जब ग्राफ पढ़ते हो तो आपको क्या बताया जाता है कि अगर मैं लिखता हूं कोई पॉइंट किसी ग्राफ में, चलो ठीक है, यहां पर मैं पूछता हूं आपसे, यहां पर मैं बोलता हूं ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। मैं अगर आपसे पूछूं 2,3 प्लॉट करो और कुछ कोई भी इंफॉर्मेशन ना दूं मैं आपको, मैं सिर्फ ये बोलूं कि भैया 2,3 को प्लॉट करके बताओ, तो क्या बता पाओगे 2,3? आप बोलोगे बिल्कुल। कैसे? आप बोलोगे सर x में 2 पर जाइए और y में 3 पर जाइए, ये बन जाएगा आपका 2,3।
अब मैं आपसे ये पूछता हूं कि भैया 2,3 में मैंने कभी भी ये नहीं बोला कि आपको x एक्सिस पर 2 चलना है एंड y एक्सिस पर 3 चलना है। तो आपको पता कैसे चला कि x पर 2 जाना और y पे 3 जाना है? तो आप बोलोगे सर ये तो बचपन से बताया गया है ना कि जो हमारा यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर जो हम पॉइंट्स लिखते हैं उसमें पहला कोऑर्डिनेट x का होता है, बाद में y आता है। इसको हमको डिफाइन किया गया है x, y। फिर मैं पूछूंगा क्या 3,2 और 2,3 इक्वल होंगे? तो आप बोलोगे बिल्कुल नहीं सर, 3,2 में तो x में 3 और y पे 2 चल रहे हैं, तो कैसे पॉइंट्स को कैसे इक्वेट कर सकते हो आप? दो दो अलग अलग डायमेंशन हैं ये तो मैं बोलूंगा बिल्कुल सही बात। और यहीं पर आप समझ जाओगे ऑर्डर्ड पेयर। जहां पर ऑर्डर सिग्निफिकेंट होता है ऐसे पेयर ऑफ नंबर्स, ठीक है, यहां पर क्या है भैया, ऑर्डर सिग्निफिकेंट है, मतलब पहले जो आ रहा है वो हमेशा पहले आएगा, बाद में जो आ रहा है वो हमेशा बाद में आएगा। तो ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है भाई? ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है? ये होता है पेयर ऑफ नंबर्स वेयर ऑर्डर इज सिग्निफिकेंट। ऑर्डर सिग्निफिकेंट होता है, ठीक है, मतलब 2 अगर पहले है तो पहले ही रहेगा, बाद में नहीं हो सकता। नंबर भले ही 2 और 3 सेम है, लेकिन वहां पर ऑर्डर चेंज करने पर पूरा का पूरा ऑर्डर्ड पेयर ही चेंज हो जाएगा। यहां पर अगर मैं बोलता हूं आपसे x प्लस 1 इज इक्वल्स कॉमा y माइनस 2 इक्वल्स टू 3,4 और मैं पूछता हूं x और y की वैल्यू बताओ, तो आप क्या बोलोगे? जो पहले आ रहा है वो यहां के पहले आने वाले ऑर्डर से नंबर से इक्वल होगा और बाद में आने वाला बाद में आने वाले से इक्वल होगा। मतलब आप बोलोगे x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 3 हो जाएगा, x की वैल्यू 2 आएगी, y माइनस 2 इक्वल्स टू 4 हो जाएगा, y की वैल्यू 6 आएगी। आ रही है बात समझ में? तो यहां पर आपको समझ में आ गया कि यहां पर x और y की वैल्यू कैसे निकाली, क्योंकि ऑर्डर सिग्निफिकेंट था। तो ऑर्डर पेयर में हमने बोला कि पहले वाले को पहले वाले से, दूसरे वाले को दूसरे वाले से हम क्या कर सकते हैं, इक्वेट कर सकते हैं और x और y की वैल्यूज निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर ऑर्डर पेयर का आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट पर चलते हैं हम। तो मैं बोलता हूं a था आपका 1,2 एंड b था 3,4 और हमें निकालना था कार्टेशियन प्रोडक्ट विच विल कंटेन, क्या लिखा है, विल कंटेन ऑल द ऑर्डर्ड पेयर्स फ्रॉम ए टू बी। अगर मैं बोल रहा हूं ए क्रॉस बी मतलब ए इंटू बी, ए इंटू बी, तो पहले ए सेट आ रहा है, तो यहां पर जो हमारे ऑर्डर्ड पेयर आएंगे उसमें पहले एलिमेंट्स ए के आने चाहिए और बाद के एलिमेंट्स बी के आने चाहिए। बात समझ में आ रही है आपको? तो आप क्या बोलोगे यहां पर, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी में आपको सारे ऑर्डर्ड पेयर बनाने हैं, ऐसे ऑर्डर्ड पेयर जहां पर पहला एलिमेंट ए से आ रहा है और दूसरा एलिमेंट बी से आ रहा है, ठीक है। तो यहां पर पहला एलिमेंट ए से आ रहा है तो 1,3 बन सकता है, 1,4 बन सकता है, देन 2,3 बन सकता है, 2,4 बन सकता है। ये सारे ऑर्डर्ड पेयर्स आपने बना दिए यहां पर, ये आ गया ए क्रॉस बी, ठीक है। अब आप अगर बी क्रॉस ए बनाते तब क्या होता? पहले कौन सा सेट लिखा है, बी, तो पहले किसके एलिमेंट्स आएंगे, बी के, तो ये कितना हो जाएगा 3,1 3,2 4,1 एंड 4,2, ठीक है। अब मैं पूछूं आपसे ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए क्या इक्वल हैं? तो आप बोलोगे नहीं भैया बिल्कुल नहीं है, ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल्स टू बी क्रॉस ए, ठीक है। ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए इक्वल नहीं होंगे, लेकिन अगर मैं पूछता हूं क्या इनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल होंगे, क्या एन ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल्स टू एन ऑफ बी क्रॉस ए होगा? तो आप बोलोगे हमेशा होगा। अगर ए क्रॉस बी निकाल रहे हो तो बी क्रॉस ए होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है, ये ट्रू रहेगा। और अगर मैं बोलता हूं एन ऑफ ए क्रॉस बी आपको निकालना है तो आप कैसे निकाल सकते हो? तो ये होता है एन ऑफ ए इंटू एन ऑफ बी के बराबर, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी विल गिव यू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी, ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। अगर मैं बोलता हूं ए में 3 एलिमेंट्स हैं, बी में 2 एलिमेंट्स हैं, तो एन ऑफ ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 3 इंटू 2 यानी कि 6। निकाल कर देखें एक बार ए क्रॉस बी, वो जाएगा 1,2 1,4 2,2 2,4 3,2 एंड 3,4।
काउंट कर लो भाई, 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स आ गए। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी कितने आ गए? 6 आ गए। क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहां से? चलो, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्लियर है, ऑर्डर्ड पेयर क्लियर है आपको। अब चलते हैं रिलेशन पर। तो भाई अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट और ऑर्डर्ड पेयर आपको क्लियर हो चुका है तो रिलेशन को क्लियर होने में कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं है। बड़ी आसानी से आप बोल सकते हो कि रिलेशन क्या होता है। ठीक है, कैसे समझोगे इसको? तो आप बोलोगे रिलेशन क्या होता है। रिलेशन, अभी तक अगर आपसे पूछता हूं तो रिलेशन क्या होता है, अच्छा मैं बहुत सारे लोगों से पूछता हूँ, बच्चों को बोला था, हाँ सर वो एक्चुअली ए इज रिलेटेड टू बी, तो वो रिलेशन हो गया सर। यार रिलेशन की डेफिनेशन अगर मैं पूछ रहा हूं तो ए इज रिलेटेड टू बी और वो रिलेशन हो गया, ऐसा नहीं बोल सकते आप। एंड मैक्सिमम लोग यही बोलते हैं। अच्छा आप खुद सोच कर बताओ, आपको पता क्या है, आप क्या बोल रहे हो? अगर आप एक्चुअल डेफिनेशन बोल रहे हो तो बहुत शानदार काम कर रहे हो, आप बहुत सही ट्रैक पर हो। अगर नहीं बोल रहे हो तो सही ट्रैक पर आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन आप बोल कर ये जरूर बताना। तो चलो, रिलेशन की डेफिनेशन अगर मैं बोलता हूं आपसे तो रिलेशन की डेफिनेशन क्या होगी? आप बोलोगे इट इज, या ठीक है आप बोलते हो कोई भी कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला आपने, उसके जितने भी सबसेट्स बनेंगे वो सभी के सभी क्या होंगे? रिलेशंस। ठीक है, तो आप क्या बोलते हो? सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ एनी टू गिवन सेट्स forms a relation between those given sets। तो क्या बोला मैंने यहां पर कि अगर कोई भी दो गिवन सेट्स हैं और उनके कार्टेशियन प्रोडक्ट का कोई भी एक सबसेट ले लो, कितने भी सबसेट्स में से आप कोई भी एक सबसेट ले लो, वो सारे के सारे सबसेट्स क्या फॉर्म करते हैं? एक रिलेशन। तो जो भी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स होते हैं उनके सारे सबसेट्स क्या फॉर्म करते हैं? एक रिलेशन। ठीक है, जैसे मैं बोलता हूं ए है वही अपना 1 2 3 एंड बी है 4,5, तो इसका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट बनेगा ए बनेगा 1,4 2,5, सॉरी 1 के सारे बना लो, इजी पढ़ते हैं ना पहले, 1,5 2,4 2,5 3,4 एंड 3,5। ठीक है, ये बन गया आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट बन गया है यहां पर, तो मैं बोलता हूं उसका कोई भी रिलेशन, कोई भी सबसेट ले लो। आप बोलते हो एक सबसेट है, इसमें सिर्फ 1,4 आ रहा है और 2,5 आ रहा है, सर क्या ये रिलेशन होगा? मैं बोलूंगा बिल्कुल है, ये भी एक रिलेशन है। ठीक है, मैं बोलता हूं अकेला 1,4 आ रहा है, ये रिलेशन होगा? मैं बोलूंगा बिल्कुल यार ये भी रिलेशन होगा। मैं बोलता हूं पूरा का पूरा ए सेट आ रहा है, 1,4 से 3,5 तक सब आ रहा है, क्या ये भी एक रिलेशन होगा? क्योंकि ये भी सबसेट है सर, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, तो क्या ये भी रिलेशन होगा? मैं बोलूंगा बिल्कुल होगा, ये भी रिलेशन होगा। इसमें सारे एलिमेंट्स आएंगे जो कि ए के कार्टेशियन, ओ सॉरी ए क्रॉस ए था ना, ए क्रॉस बी था ये। ए क्रॉस बी। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूं R4 R3 क्या है? इसके जितने सबसेट्स आ रहे हैं उनको कंटेन करने वाला एक सबसेट। ठीक है, मतलब कि यहां पर आपको पता था कि इसके जितने भी सबसेट्स बनेंगे उसमें एक ऐसा सेट भी होगा जो कि सारे एलिमेंट्स को कंटेन करेगा। ठीक है, तो वो वाला कौन सा है? R3। और एक ऐसा सेट भी होगा जो एक भी एलिमेंट को कंटेन नहीं करेगा, क्योंकि भैया फाई इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट एंड एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो यहां पर अगर मैं बोल रहा हूं ए क्रॉस बी एक सेट है जो कि है भैया कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट इज आल्सो अ सेट, वहां पर बस जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी जगह ऑर्डर्ड पेयर्स होते हैं, बट सेट तो वो भी होता है। अब यहां पर मैंने बोला कि इसका एक ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट नहीं है तो एम्प्टी रिलेशन बना दिया, इसका एक ऐसा सबसेट जिसमें सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर्स आ रहे हैं, तो वो क्या बन गया? वो बन गया आपका एक यूनिवर्सल रिलेशन। बात समझ में आ रही है? चलो ठीक है,
अब आप यहां पर थोड़ा सा रिलेशन के रिप्रेजेंटेशंस को समझते हो, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन, ठीक है, रिलेशन का रिप्रेजेंटेशन। तो अब यहां पर सबसे पहला फॉर्म तो होता है भाई वही जो सेट में था, रोस्टर फॉर्म, या फिर इसको हम बोलते हैं टेबुलर फॉर्म, ठीक है। किसी रिलेशन को अगर मैंने ऐसा रिलेट कर दिया 1,4 2,5 इसी वाले में, ठीक है, 6 तो है नहीं, ठीक है। तो ये हो गया इसका रोस्टर फॉर्म, जिसमें सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर्स आपने क्या कर दिए, लिस्ट कर दिए, रिलेट कर दिए। इसके बाद सेकंड होता है सेट बिल्डर फॉर्म। यहां पर आपको क्या देनी पड़ती होगी, डेफिनेशन, बिल्कुल अच्छे से पता है आपको। सेट बिल्डर फॉर्म में आप क्या करते हो, तो डेफिनेशन प्रोवाइड करते हो। तो सेट बिल्डर फॉर्म, अब यहां पर सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखोगे, R इज इक्वल्स टू एक्स, सॉरी एक्स नहीं, यहां पर क्या आएगा, एक ऑर्डर्ड पेयर आएगा। तो रिलेशन में हमेशा क्या आता है, एक ऑर्डर्ड पेयर। जैसे इससे पहले सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए आप एक एलिमेंट से काम चलाते थे, यहां पर एक ऑर्डर्ड पेयर लिखना पड़ेगा, ठीक है। R इज इक्वल्स टू A, B सच दैट, अब यहां पर रिलेशन क्या है, आप बोल सकते हो पहले आने वाले एलिमेंट से 3 ज्यादा है दूसरा वाला एलिमेंट, ठीक है। तो आप बोलोगे B इज इक्वल्स टू A plus 3, A belongs to A and B belongs to B। पहला वाला एलिमेंट कहां से आया है, पहले सेट A से, दूसरा वाला एलिमेंट कहां से आया, दूसरे सेट B से। इनमें रिलेशन क्या है भाई, A plus 3 का। अगर आप देखो A plus 3 के रिलेशन में कौन कौन से आ सकते हैं, तो यहां पर जितने ऑर्डर्ड पेयर है सब में देख लो कि 1 में 3 ऐड करोगे तो 4 आएगा, 2 में 3 ऐड करोगे तो 5 आएगा, 3 में 3 ऐड करोगे तो 6 आएगा, मतलब 3 के साथ कोई ऑर्डर्ड पेयर नहीं बनेगा। तो यहां पर आपको समझ में आ गया, सिर्फ 2 ही ऐसे ऑर्डर्ड पेयर आएंगे, और वो कौन से आएंगे, जो रोस्टर फॉर्म में लिखे हुए हैं। बात समझ में आ रही है। अब चलते हैं इसका तीसरा फॉर्म देखने के लिए। तो तीसरा मेथड होता है भैया बाय एरो डायग्राम। किससे बता सकते हो आप, एरो डायग्राम से बना सकते हो। एरो डायग्राम से कैसे बताओगे, ये लिखा A, ये लिखा B, यहां पर सारे A सेट के सारे एलिमेंट्स को लिस्ट कर दो। तो A सेट में कौन कौन से थे, 1 2 3, B में थे 4 एंड 5। 1 अपना 4 से रिलेटेड है, 2 अपना 5 से रिलेटेड है, B किसी से रिलेटेड नहीं है, और A और B के बीच में R रिलेशन है। ये बन गया एरो डायग्राम। जो भी जिससे रिलेटेड होता है, जो भी जिसके साथ ऑर्डर्ड पेयर बना रहा होता है, उसको हम यहां पर एरो डायग्राम में रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। 1 को 4 से रिलेट कर दिया, 2 को 5 से रिलेट कर दिया। एक और मेथड होता है, वो भी समझ लो, और वो कहलाता है भाई लैटिस मेथड, या फिर ग्राफिकल फॉर्म। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, सबसे पहली बार आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट नहीं, ऑर्डर्ड पेयर्स कहां पढ़े थे, तो ऑर्डर्ड पेयर्स आपने वही कार्टेशियन प्लेन में पढ़े थे, XY प्लेन में। तो यहां पर उन्हीं ऑर्डर्ड पेयर्स को हम किसी ग्राफ के थ्रू भी बता सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला यहां पर ये हो गया 1 2 3 4, यहां हो गया 1 2 3 4 एंड 5। 1 किससे रिलेटेड था, तो 1 4 से रिलेटेड था, ये आ गया आपका एक, और 2 किससे रिलेटेड, 2 5 से था। तो ये हो गया 1,4, ये हो गया 2,5, हो गया आपका रिप्रेजेंटेशन। तो यहां पर आपने सब कुछ देख लिया कि कैसे आप रिप्रेजेंट कर सकते हो रिलेशंस को, ठीक है। बात समझ में आई, कोई दिक्कत कोई परेशानी यहां पर, चलो। तो भाई अगर सारी चीजें समझ में आ गई हैं आपको और अच्छा लग गया है ये वीडियो, तो भाई ऐसे ही सारे वीडियोस को हमारे कंटिन्यूसली फॉलो करना। तो इस वीडियो में हमने क्या क्या देखा, एक क्विक रिकैप मैं आपको करवा देता हूं। हमने सबसे पहले सेट पढ़ा, देन सेट के टाइप्स पढ़े, उसके बाद हमने ये भी देखा भाई कि सेट जो होता है वो एक्चुअल में किस किस तरीके से कैसे कैसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एंड देन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स को भी देखा। उसके बाद कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स देखने के बाद हमने रिलेशंस देखा, देन रिलेशन की डेफिनेशन को अच्छे से समझने के बाद हमने रिलेशन के भी रिप्रेजेंटेशन देखे। अब इसके बाद आपका जो वीडियो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो नेक्स्ट वीडियो है वहां पर हम सारे टाइप्स ऑफ रिलेशन पढ़ेंगे एंड उनसे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे।
ठीक है, तो अब कॉन्सेप्ट जो है वो धीरे धीरे आपके और अच्छे और डेप्थ में जाते हुए जाएंगे। तो हर एक वीडियो को आप अच्छे से देखिएगा और स्टेप अप एकेडमी को फॉलो कीजिएगा। हमारे यूट्यूब चैनल भी है, उसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहां पर भी ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस हम आप लोगों के लिए लेकर आते रहते हैं। वेबसाइट भी हमारी चेकआउट कीजिएगा, वहां पर भी बहुत सारी चीजें आप लोगों के लिए हैं। नोट्स भी आप लोगों के लिए अवेलेबल है यहाँ पर एप्लीकेशन में। तो आई होप आप लोगों को स्टेप अप एकेडमी के साथ जुड़कर काफी मजा आ रहा होगा, पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो ऐसे ही जुड़े रहिएगा हमारे साथ, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, कीप स्टडीइंग एंड टेक केयर।